हेलो एवरीवन, होप यू हैव सीन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज का। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस ग्रुप के अंदर 4 डिजीजेस आती हैं। तो इस वीडियो में हम इन चारों डिजीजेस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हम इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे एक एक कंडीशन के बारे में, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे टॉपिक के हिसाब से। तो हमारा टॉपिक मेन जो है वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मैकेनिकल लो बैक पेन। सेकेंडरी टॉपिक है स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस। तो हम इन कंडीशंस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ेंगे ताकि आपको डायग्नोसिस में थोड़ी बहुत हेल्प मिले। उसके अलावा हम प्रेवलेंस देखेंगे इस डिजीज का कितना है, ताकि आपको पता चले कि कितनी रेयर है कोई कंडीशन आपके पास आने के लिए। चौथी चीज हम ये देखेंगे कि उस जितनी प्रेवलेंस है उस कंडीशन की, उसके अंदर लो बैक पेन की कितनी प्रेवलेंस है और उस लो बैक पेन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ऑनसेट होता है, किस टाइप का पेन होता है, हम सिर्फ वो देखेंगे। और थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रेडियोग्राफ्स में हमको देखने को मिल सकती है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन हम देख रहे हैं वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के अंदर आती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एक्सियल और पेरिफेरल स्पॉन्डाइलोआर्थोपैथीज में हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि जो हमारा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है मेनली हमारे एक्सियल स्केलेटन को इन्वॉल्व करता है, मेनली हमारी स्पाइन को, हिप और शोल्डर जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसको हम एक्सियल स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेवलेंस। तो जैसे कि मैंने बताया था, एंटायर ग्रुप ऑफ स्पॉन्डाइलोआर्थरोपैथीज में सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंस है वो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है। तो ग्लोबली 0.1 to 1.4% का प्रेवलेंस है एएस का, और इंडिया में देखा जाए तो 7 to 9 पर 10,000 है। पर धीरे धीरे ये जो नंबर है ये बढ़ रहा है, और इंडिया में भी जो प्रेवलेंस है वो 1% के अराउंड आ रहा है। तो ये इंडिया का है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। तो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन क्या होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आपको ढंग से डिफरेंशिएट करना है मैकेनिकल लो बैक पेन और इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन के बीच में। तो जो इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन है वो टोटल जो क्रॉनिक लो बैक पेन होते हैं उनमें से 15% जो पेन है वो ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होता है। तो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन में मेन चीज जो है, जो एज ऑफ ऑनसेट है वो थोड़ा अर्ली होता है, जो ऑनसेट है वो इंसीडियस होता है। जनरली जो पेन है वो एक्सरसाइज से रिलीफ हो जाता है और रेस्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता, और पेशेंट को नाइट पेन फील होता है, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू एएसएएस क्राइटेरिया देखा था। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो एज ऑफ ऑनसेट है वो एडोलेसेंस से अर्ली अडल्टहुड में पता चल जाता है। जो पहला सिम्टम होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है तो जो स्पाइन का रेंज ऑफ मोशन है वो कम होता जाता है, और फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू एक्स्ट्रा स्पाइनल मैनिफेस्टेशन। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सिर्फ स्पाइन ही इन्वॉल्व नहीं होती और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। तो हार्ट के इशू की वजह से, लंग के इशू की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज्यादा हो सकती है लेटर स्टेजेस में डिजीज के। इसके अलावा नाइट पेन जो है वो पेशेंट को फील होता है। नाइट पेन जो सेकेंड हाफ होता है नाइट का, 2 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम होता है, उस टाइम में सबसे ज्यादा पेन फील होता है। और सुबह उठ के मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, जो कि थोड़ा बहुत मूवमेंट करने से इम्प्रूव हो जाती है, और जितना हम रेस्ट करते हैं उससे वो स्टिफनेस और बढ़ती जाती है, पेन बढ़ता जाता है। सेकंड हम देख लेते हैं एएयू। एएयू है यूवाइटिस, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था यूवियाइटिस, जो कि आई में हो रहा था। तो ये एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस है। जनरली जो हमारा एंटीरियर यूविया है उसकी इन्फ्लेमेशन ही होती है। तो ये जनरली 20 to 40% केसेस में होता है हमारे एएस के। उसके अलावा एंथेसाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। एंथेसाइटिस मैंने आपको बताया था क्या होता है, और जनरली हमारे लोअर लिम्ब में देखने को मिलता है, हील में। तो एंथेसाइटिस और यूवियाइटिस दोनों ही हमको अर्ली डिजीज में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है बैक पेन से भी पहले इन दोनों का कोई एपिसोड आ चुका हो पेशेंट में, या तो यूवियाइटिस का या फिर हील पेन का, जिसमें पेशेंट टेंडरनेस कंप्लेन कर रहा हो अपने हील में। उसके अलावा जब डिजीज और प्रोग्रेस करती है तो हिप और शोल्डर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 50% केसेस में हिप और शोल्डर इन्वॉल्वमेंट होता है, खासकर लोअर लिम्ब। तो ज्यादातर हिप का इन्वॉल्वमेंट होता है। हिप का जो जॉइंट है वो डीजनरेट होने लगता है और बटक पेन पेशेंट को फील होता है।
तो हिप जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एज कम्पेयर टू शोल्डर, और दोनों ही जो हिप और शोल्डर इन्वॉल्वमेंट है ऑलमोस्ट 50% केसेस में होती है। इसके अलावा पेरिफेरल आर्थराइटिस भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सियल एसपी है तो ज़रूरी नहीं सिर्फ एक्सियल स्केलेटन में ही जो डिजीज़ है वो वहीं तक रहे, डिजीज़ आगे भी फैल सकती है। तो पेरिफेरल जॉइंट में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, अप टू 25% केसेस में हमको देखने को मिल सकता है पेरिफेरल आर्थराइटिस भी। अब नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मोस्टली जो लंबर स्पाइन है हमारी उसके रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं। जो एएस है हमारा, एएस के लिए जो मेनली हम स्केल यूज करते हैं वो बाजमाई स्केल यूज करते हैं, जिसमें 5 टेस्ट होते हैं जो हम पेशेंट में करते हैं, और टोटल स्कोर जो होता है वो 10 में से आता है। तो जितना 10 के क्लोज स्कोर होता है उतना ज्यादा चांसेस होते हैं पेशेंट में जो लंबर स्पाइन है वहाँ पे मोबिलिटी कम होने के। और मेनली जो एग्जामिनेशन में हम टेस्ट कर सकते हैं वो 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो मॉडिफाइड शोबर टेस्ट कर सकते हैं हम लंबर स्पाइन की मोबिलिटी चेक करने के लिए। सेकेंड टेस्ट हम कर सकते हैं ट्रेगस टू वॉल टेस्ट या फिर ऑक्सीपुट टू वॉल टेस्ट। तो इसमें हम सर्वाइकल स्पाइन की जो मोबिलिटी है उसको देखते हैं। जनरली हमारे सर्वाइकल स्पाइन में कर्व होता है लॉर्डोसिस, तो हमारी स्पाइन जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा हेड इजीली वॉल पे टच हो जाता है, लेकिन जो एएस है वहाँ पे स्पाइन स्टिफनिंग की वजह से खासकर लेटर स्टेजेस में जो हमारी स्पाइन है उसका जो कर्व है वो खत्म होने लगता है और स्पाइन की मोबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। इस मॉडिफाइड शोबर और ट्रेगस टू वॉल टेस्ट इन दोनों को ही हम इनिशियल असेसमेंट में भी चेक कर सकते हैं, और जैसे जैसे डिजीज जो है वो प्रोग्रेस हो रही है तब भी बार बार चेक कर सकते हैं कि हमारी जो भी हम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जो भी फिजिशियन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हमारी रेंज ऑफ मोशन में। तो बाजमाई स्कोर में 5 चीजें होती है, उन्हीं में से 2 जो टेस्ट होते हैं वो मॉडिफाइड शोबर टेस्ट और ट्रेगस टू वॉल टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की चेस्ट एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं अलग अलग लेवल पे। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन हम 3 लेवल पे चेक कर सकते हैं और अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग लेवल पे चेस्ट एक्सपेंशन जो है उसके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जिस भी लेवल पे आप चेक कर रहे हो पेशेंट की एज के हिसाब से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का अगर पेशेंट है तो जो चेस्ट एक्सपेंशन है आपको थोड़ी सी कम मिलेगी ड्यू टू मोबिलिटी इशू इन थोरैसिक स्पाइन। तो जो आपका रिब केज है वो अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाएगा और चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो कम हो जाएगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप बाजमाई स्कोर यूज कर सकते हैं। बाजमाई स्कोर आपको 5 के 5 टेस्ट यूज नहीं करने, तो आप मेनली मॉडिफाइड शोबर टेस्ट यूज कर सकते हैं और ट्रेगस टू वॉल टेस्ट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चेस्ट एक्सपेंशन जो है पेशेंट में चेक कर सकते हैं। और एक और चीज फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था गुड रिस्पॉन्स टू एनसेड्स। तो अगर पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है कि ये दवाई खाने के बाद मेरा जो पेन है वो कम हो जाता है या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, तो ये भी स्ट्रांगली प्रूव करता है कि पेशेंट को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। क्योंकि एनसेड से मैंने आपको बताया था एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और यहाँ पे जो मेन कॉज है बैक पेन का वो इन्फ्लेमेशन है। तो एनसेड खाने से जो जनरली रिस्पॉन्स है वो 48 आवर्स से पहले आ जाता है और जो पेशेंट का पेन है वो बिल्कुल चला जाता है। तो यहाँ पे जो फिजिशियन है वो एनसेड्स दे के पेशेंट को चेक करता है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बैक पेन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये जो रिस्पॉन्स है एनसेड का, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है फॉर स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज वो अराउंड 80 to 85% है। तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है चेक करने के लिए। उसके अलावा एक्सरे में मैंने आपको बताया था, एक्सरे में अर्ली चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं एएस में जो कि है सेक्रोइलाइटिस। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं वो है एमआरआई में। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं और जो एक्सरे है उसमें जो सेक्रोइलाइटिस है या फिर सेक्रोइलिक जॉइंट है वहाँ पे अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है अभी कि पेशेंट में सेक्रोइलाइटिस है कि नहीं, वहाँ पे थोड़ी बहुत बोन इरोजन है कि नहीं, तो आप एमआरआई करा सकते हैं। एमआरआई में अर्ली इरोजन जो है वो उस एरिया में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि है HLA-B27। तो HLA-B27 भी आपको देखने को मिल सकता है 80 to 95% पॉपुलेशन में जिनको एएस है। तो आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं HLA-B27 के लिए, या फिर फैमिली हिस्ट्री है किसी को पहले एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका है फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव में,
तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को एएस हो सकता है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा स्पाइनल मैनिफेस्टेशन जो है एएस की वो देख लेते हैं। तो जो हमारा एएस है उसमें जो गट इन्वॉल्वमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% केसेस में गट इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जो हमारा सीकम और इलियम है उसका इन्फ्लेमेशन देखने को हमको मिलता है। उसके अलावा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल सकती है। हार्ट में मोस्टली जो आयोटा है उसका इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलता है और आयोटिक रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। लंग और किडनी में भी इफेक्ट देखने को हमको मिल सकता है बहुत ही कम केसेस में। और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हमको देखने को मिल सकता है और फटीग और डिप्रेशन भी पेशेंट में देखने को मिल सकता है एएस के। अब जो हमने सारे क्लिनिकल फीचर्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक बार वो देख लेते हैं। वैसे आइडिया हो ही गया होगा अब तक आपको कि डायग्नोस कैसे करना है। तो जैसे कि एएस क्राइटेरिया था यहाँ पे एक्सियल एसपीए के लिए, मैंने आपको बताया ये मेनली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए था। तो आप ये वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया सेक्रोइलाइटिस ऑलमोस्ट सारे केसेस में हमको देखने को मिलता है एएस के, और HLA-B27 80 to 90% केसेस में हमको देखने को मिलता है। तो या तो सेक्रोइलाइटिस प्लस 1 या 1 से ज्यादा एसपीए का फीचर जैसे कि यूवियाइटिस, आईबीडी या फिर पेरिफेरल आर्थराइटिस, और या फिर HLA-B27 पेशेंट में पॉजिटिव देखने को मिला है। सेक्रोइलाइटिस अभी एक्सरे में एविडेंट नहीं है, प्लस 2 या 2 से ज्यादा एसपीए के फीचर हमको जो है वो पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम मॉडिफाइड न्यूयॉर्क क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ही है। इसमें ये क्लिनिकल फीचर्स थे और एक्सरे में हमको मेन जो चीज दिख रही थी वो थी सेक्रोइलियाइटिस। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड न्यूयॉर्क क्राइटेरिया क्लिनिकली पेशेंट में हमको जो चीजें देखने को मिल सकती है वो है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन या फिर स्टिफनेस, जो कि जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 मंथ से ज्यादा हो चुका है। अब लंबर स्पाइन की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो चुकी है, जो हम मॉडिफाइड शोबर टेस्ट से चेक कर सकते हैं। चेस्ट एक्सपेंशन कम मिलेगी हमको पेशेंट में अकॉर्डिंग टू नॉर्मल वैल्यूज। रेडियोग्राफिकली सेक्रोइलाइटिस ग्रेड 2 या 2 से ज्यादा बाइलेटरली हमको देखने को मिल सकता है, या फिर यूनिलेटरली ग्रेड 3 या 4 का जो है सेक्रोइलाइटिस हमको देखने को मिल सकता है। अब डेफिनेट एएस मतलब कंफर्म कर सकते हैं हम अपना डायग्नोसिस अगर रेडियोग्राफिक जो फाइंडिंग्स है वो कपल करती है किसी एक क्लिनिकल फाइंडिंग से। तो रेडियोग्राफिक प्लस 1 या 1 से ज्यादा क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर हमें किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है तो हम कह सकते हैं पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो हमने इसमें प्रेवलेंस देख ली, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लिया। लो बैक पेन इसमें मेन कंप्लेंट होती है, तो इसलिए हमको इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में होती है। क्लिनिकल फीचर्स हमने यहाँ पे देख लिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो एक्सरे में हमको देखने को मिलती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमको देखने को मिलेगी और इन बाकी कंडीशंस में भी देखने को मिल सकती है, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा अदर कंडीशन से। तो ये हमारी स्पाइन है, ये वर्टिब्रल बॉडीज है और बीच में हमारी डिस्क है स्पाइन की। तो जनरली जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप देखते हो कि डीजनरेशन की वजह से ऑस्टियोफाइट्स बनने लगते हैं और एक्सरे में आपको ऑस्टियोफाइट्स बोन के कॉर्नर्स में दिखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर बाकी कंडीशन जिसमें स्पाइन इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसमें सिंडेस्मोफाइट्स बनते हैं। अब सिंडेस्मोफाइट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एंथेसाइटिस होता है, मतलब जहाँ पे टेंडन या लिगामेंट का इंसर्शन है वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी। प्लस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन है वो टारगेट करती है हमारे लिगामेंट को और हमारे टेंडन्स को, और खासकर यहाँ पे हमारे एनुलस फाइब्रोसिस को। तो हमारे यहाँ डिस्क है, डिस्क का जो बाहर वाला पार्ट होता है वो एनुलर रिंग से बना होता है, एनुलस फाइब्रोसिस, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है। तो जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसकी थिकनिंग होने लगती है, उसकी ऑसिफिकेशन होने लगती है और वो हार्ड होने लगता है। तो जो एनुलस है यहाँ पे उसकी हार्डनिंग आपको देखने को मिलेगी, उसकी ऑसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वो ऑसिफाई हो जाता है तो एक्सरे में आपको जो दो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके बीच में एक शाइनी सी लेयर देखने को मिलेगी। अब इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे ऑस्टियोफाइट से? तो ऑस्टियोफाइट्स जनरली जो हमारा स्पाइनल कॉलम है उसके परपेंडिकुलरली बाहर को निकलते हैं। तो ऑस्टियोफाइट्स बाहर को निकल रहे होंगे इस तरीके से,
और ऑस्टियोफाइट्स के साथ साथ आपको डीजनरेशन भी देखने को मिलेगी स्पाइनल कॉलम में, सिर्फ ऑस्टियोफाइट्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पे जो डिस्क की हाइट है वो इर्रेगुलर देखने को मिलेगी आपको, कहीं कहीं पे जो है ज्यादा डीजनरेशन हो रखी होगी, कहीं कहीं पे स्क्लेरोसिस आपको देखने को मिलेगी और ऑस्टियोफाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। एएस में एक लेयर देखने को मिलेगी जो कि एनुलस फाइब्रोसस की है, जो कि ऑसिफाई हो चुकी है। उसके अलावा मैंने आपको बताया लिगामेंट्स जो है वो भी ऑसिफाई हो सकते हैं हमारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे आगे की तरफ को एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल स्पाइनल लिगामेंट है, यहाँ पीछे की साइड को हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल स्पाइनल लिगामेंट है। ठीक है, तो इन लिगामेंट की ऑसिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है एक्सरे में। पर अभी हम एक्सरे में अगर पीछे का व्यू देखते हैं तो पीछे के व्यू से हमको स्पाइनस प्रोसेसेस दिखते हैं। ये जो ऑसिफिकेशन है आपको लेटरल व्यू से देखने को मिल सकती है। अगर हम पीछे से अगर आप अपने स्पाइन को देखेंगे तो यहाँ बीच में हमारा इंटरस्पाइनस लिगामेंट है और इधर जो स्पाइन के आगे से जा रहे हैं वो हमारे सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है। ठीक है, तो सुप्रास्पाइनस लिगामेंट की भी ऑसिफिकेशन होने लगती है। और अगर हम इसको पीछे से देखते हैं, जो हमारा एक्सरे है पीछे पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक लाइन बनी हुई है, व्हाइट लाइन, जो स्पाइनस प्रोसेस को जोड़ रही है। तो इसको हम डैगर साइन बोलते हैं। ठीक है, तो डैगर साइन आपको देखने को मिल सकता है रेडियोग्राफ्स में। सिंडेस्मोफाइट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके जो कॉर्नर्स हैं, वर्टिब्रल बॉडीज के कॉर्नर्स में इरोजन होने लगता है। बोन इरोजन होने की वजह से फिर वहां पे हीलिंग होगी, तो वहां हीलिंग की वजह से उधर स्क्लेरोसिस होने लगता है और जो बोन है वो एक्सरे में जो है थोड़ा सा हमको शाइनी दिखती है। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर्स है हमारी वर्टिब्रल बॉडीज के जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे इरोजन होने लगता है डिजीज की वजह से। फिर जब बॉडी उस डिजीज के रिस्पॉन्स में वहां पे हीलिंग इनिशिएट करती है तो यहाँ पे स्क्लेरोटिक बोन फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से ये जो कॉर्नर्स हैं वो शाइनी दिखते हैं हमको रेडियोग्राफ्स में। तो इसको हम बोलते हैं शाइनी कॉर्नर साइन। उसके अलावा इस साइन को हम एक और चीज बोलते हैं जो कि रोमानस साइन। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको रेडियोग्राफ्स में देखने को मिल सकती है। आप सेक्रियोइलियाइटिस की जगह अगर किसी पेशेंट का स्पाइन का जो है एक्सरे देख रहे हैं जिसमें डायग्नोस नहीं है अभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके पास उसका स्पाइन का एक्सरे है, उसमें ये चेंजेस अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं पेशेंट को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर क्लिनिकल फीचर्स जो हैं उसके मिल रहे हैं साथ में। तो सो वी हैव कंप्लीटेड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें एक और चीज बतानी थी, जो पेन होता है वो डल एकिंग होता है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन जो होता है, और नर्व इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो एएस बहुत बड़ा था इसीलिए हम इसको पूरे एक लेक्चर में हमने इसको कवर किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो 3 स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज है उन तीनों को एक साथ कवर कर देंगे, क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा स्पाइन इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो इतना ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन डिजीज़ के बारे में। उसके अलावा उसी लेक्चर में हम और कुछ कंडीशंस जो हैं जो रिमेटोलॉजिस्ट जो है उसका डोमेन है, तो आपको उन कंडीशन को उनको रेफर करना है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।